गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठ। थैंक यू सर। आशुतोष जी, जी सर। अपने बारे में कोई 5 चीज़ें ऐसी बताइए जिससे आपके बारे में आकलन किया जा सके। जी सर, माय नेम इज आशुतोष यादव। सर, आई हैव डन पीजी इन स्टडीज। सर, माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट एंड वाचिंग क्रिकेट, एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग, एंड माय एम इज टू बिकम अ टीचर इन केवीएस। कहाँ के रहने वाले हैं? सर, हम गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आपने पीजी किया हुआ? जी सर। किस सब्जेक्ट से? सर, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से किया जी हुआ। सर। तो पीजी करने के बाद क्या आपने विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब आती है उसमें प्रयास नहीं किया? सर, जैसे हमने पीजी कंप्लीट किया, सर हमने सोचा कि बीएड कर लिया जाए। तुरंत तत्काल कंप्लीट हुआ था, ताकि जो इंटर कॉलेज तक की टीचर के पढ़ाने की एक मान्यता होती है वो हमें मिल जाए। इसके माध्यम से हम योग्य हो जाए। तो हमने सर पहले बीएड कर लिया, और उसके बाद सर तत्काल केवीएस की वैकेंसी आ गई, तो हमने अभी इसको फिलअप करके इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो सर फिलहाल थोड़ा मौका अभी मिल नहीं पाया उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का, लेकिन सर भविष्य में अगर मिलता है तो ज़रूर हम उससे संबंधित जो भी योग्यताएं हैं उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए यदि आपका सिलेक्शन केवीएस में हो जाता है जी सर, और उसके बाद यदि विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में आपका सिलेक्शन वहाँ भी हो जाता है तो आप यहाँ छोड़ करके वहाँ चले जाएंगे? सर अगर मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो सर मैं यहीं पे सेटल होने में कंफर्टेबल हूँ। सर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि सर अंततः हमारा एम यहीं आना था। तो अगर मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाता तो मैं केवीएस में ही रहूँगा। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो सैलरी ज़्यादा है जी सर। और यहाँ पर कम है, वहाँ की सुविधाएं भी ज़्यादा हैं, यहाँ पर कम है, फिर ऐसा क्यों? सर मुझे पढ़ाने में सर जो इस आयु वर्ग के बच्चे हैं जो मुझे केवीएस में मिलेंगे उसमें मैं ज़्यादा सहज हूँ इस वजह से। और डिग्री कॉलेज में थोड़े वयस्क बच्चे हैं, तो मैं जो केवीएस में जिस आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाने में सहज महसूस करता हूँ तो मैं यहीं पे रहने में उचित महसूस करूँगा सर। नई शिक्षा नीति जानते हैं? जी सर। नई शिक्षा नीति का स्ट्रक्चर क्या है? सर नई शिक्षा नीति का स्ट्रक्चर है सर 5+3+3+4। एज ग्रुप क्या है? सर 4 आयु वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। सर सॉरी सर, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ द आंसर। कुछ गोरखपुर के बारे में बताइए, आप वहाँ के रहने वाले हैं। सर गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे अवस्थित एक शहर है। यहाँ गोरखनाथ मंदिर पाया जाता है, जिसके नाम पर मूलतः गोरखपुर शहर का नाम पड़ा हुआ है। यहाँ पे गीता प्रेस है। हाल ही में चिड़ियाघर की स्थापना की गई है, एम्स की भी स्थापना की गई है, और सर यहाँ पे फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी पाई जाती है हल की। ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है सर। आप केवीएस के लिए आए हैं? जी सर। टीजीटी किस विषय से? सर गणित, मैथ्स। गणित। जी सर। आपका बीएससी में कौन कौन सब्जेक्ट था? सर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। किस सन में आपने पास किया? सर 2016 में। 2016 में। किस विषय में आपका नंबर ज़्यादा था? सर केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री। तो फिर आपने मैथ को क्यों चुना? सर मेरा रुचि गणित और रसायन शास्त्र दोनों में है। चूंकि सर केवीएस के परफॉर्मा के हिसाब से सर मेरा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का बन नहीं पा रहा था, तो मैं गणित से ही भर सकता था, तो मैंने इसलिए गणित से भरा इसे। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब की गई? सर 15 दिसंबर 1963। अच्छा, 1963। यस सर। और उसका जब रजिस्ट्रेशन हुआ जी सर। तो क्या कोई विद्यालय बनता है तो आप जानते हैं कोई सोसाइटी होती है। जी सर। तो अंग्रेजों के द्वारा कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है जिसके तहत उनका गठन किया गया, उनका पंजीकरण हो, पहले पंजीकरण होता है। जी सर। तो कौन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब का है जिसके तहत केवीएस का पंजीकरण किया गया था? सर आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो दिस आंसर। केवीएस के चेयरमैन कौन? सर मिस निधि पांडे हैं। निधि छिपर को आप जानते हैं? निधि छिपर कौन है? Sir, I'm not remembering now, but she is
सर एनसीईआरटी की वो हेड है सर। जी जी एनसीईआरटी की हेड है जी। अच्छा, आप नवोदय विद्यालय का भी नाम सुने होंगे। जी सर। क्या ये भी केंद्र सरकार का ही है? जी सर। और केवीएस भी, दोनों में कोई बेसिक फर्क? सर as far as I know, sir, KVS is established for the students who are the children of the government employees who keep transferring from their jobs again and again. That kind of central employees or paratroops forces employees. So KVS was established for those children who are the children of that employees. After that, sir, it is open for the common peoples also. And Navodaya Vidyalaya is basically work on the pattern to grow up the talent which belongs to some economically weaker section, and they are not able to get their studies completed just due to lack of their economic structure. So this is a basic difference. नवोदय विद्यालय का गठन कब किया गया? So sorry sir, I don't know this. किसने किया था, किसके नाम पर किया गया? टीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। और प्रवक्ता पीजीटी कहते हैं। क्या फर्क होता है? सर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जो क्वालिफिकेशन है उसमें सर मानक है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और बीएड क्वालिफाइड हैं तो आप बन सकते हैं, और सर प्रवक्ता बनने के लिए सर आपको पीजी होना आवश्यक है। तो प्रवक्ता क्या फर्क होता है? प्रवक्ता का अर्थ क्या होता है? लेक्चरर अंग्रेजी होती है, क्या लेक्चरर का क्या होता है? क्या उसके दोनों के शिक्षा में कोई फर्क होता है? शिक्षा में फर्क सर पढ़ाने में? सर जो पीजीटी लेवल के जो टीचर होंगे वो सर बेसिकली जब पढ़ाते हैं तो लेक्चर विधि का प्रयोग करते हैं क्लास में, और टीजीटी टीचर को सर थोड़ा पूर्वोत्तर ज्ञान से बच्चों को जोड़ते हुए और उनकी जैविक दैनिक अवधारणाओं से जोड़ते हुए किसी भी चीज़ को अगर समझाना है तो इस तरह से समझाएंगे। और पीजीटी में सर पीजीटी लेक्चरर जो होते हैं वो लेक्चर पद्धति का प्रयोग करते हैं पढ़ाते वक्त, इसलिए उन्हें लेक्चरर कहा जाता है। इसका पेपर पढ़ा आपने? जी सर। क्या कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छी न्यूज़? जी सर, कई कर्नाटक चुनाव विधानसभा चुनाव हुए थे जिनके आज निर्णय आने वाले हैं, और उसी प्रकार से सर यूपी में जो निकाय चुनाव हुए हैं उनके भी आज परिणाम घोषित होने वाले हैं। ये आज की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है सर। चुनाव? जी सर। ठीक। थैंक यू। आशुतोष जी, जी सर। अपने नाम का अर्थ बता पाएंगे आप? जी सर। सर आशुतोष दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, आशु और तोष। आशु मीन्स अगर हम देखा जाए तो हिंदी में कहते हैं कि तत्काल, तुरंत, और तोष मतलब संतुष्ट होने वाला, यानी कि जो तुरंत संतुष्ट हो। और इस नाम को सर भगवान शिव के नाम से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवों में भगवान शिव ऐसे हैं जो जल्दी संतुष्ट होते हैं और आराधना को जल्दी स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से ये एक उनके भी नाम का पर्यवाची है। तो आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व आपके नाम का अनुसरण करता है? जी सर। क्या आप भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? आप अपने नाम का जो व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा उसका विद्यालय में बच्चों के साथ कैसे प्रयोग करेंगे? अपने इस व्यक्तित्व का प्रयोग, जी सर, जल्दी प्रसन्न हो जाना, हमेशा प्रसन्न रहना, जी सर, क्या आपको लगता है कि ये विद्यालय के बच्चों के साथ कॉप अप करने में मदद करेगी जी इस तरह से? सर अगर मेरा विद्यार्थी जो अगर कल थोड़ा सा चीज़ों को समझने में सक्षम नहीं था, और अगर मैंने उसे थोड़ा सा पढ़ाया तो आज थोड़ा एक चीज़ अधिक अगर बता सकता है जितना वो कल बता रहा था, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट होऊंगा कि इसने कुछ नया सीखा, कुछ प्रयास किया, कुछ अलग अब इनके अंदर चेंज आया है। तो इससे मैं संतुष्ट होऊंगा कि उसकी थोड़ी तो प्रगति हुई है, और इससे मैं उसको भी यही सिखाने का प्रयास करूंगा कि हमारे जीवन में प्रगति का महत्व है। हम प्रतिदिन थोड़ा ही प्रगति करें, लेकिन प्रगति करें। तो इस तरह से मैं अपने इस व्यक्तित्व को अपने जीवन शैली में, शिक्षण जीवन शैली में अपना सकता हूँ। बहुत अच्छा नाम रखा है आपके माता पिता ने। वैसे केवीएस का फुल फॉर्म बता सकते हैं? जी सर, केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन। आप गणित विषय के लिए हमारे पास आए हुए हैं, गणित विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं? जी क्यों?
आज से पहले क्या गणित विषय पढ़ाने का अनुभव रहा है आपकी? जी सर। किसी निजी विद्यालय में ट्यूशन, होम ट्यूशन टाइप? सर निजी विद्यालय में सर अभी मैं अपने पढ़ाई के क्योंकि सतत मेरी शिक्षा रही है तो मौका नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन सर ट्यूशन्स मैंने पढ़ाए हैं और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने का भी अवसर प्राप्त हुआ, तो गणित हम पढ़ाते हैं सर। इनफैक्ट सर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इन माई व्हेन आई वाज इन स्कूल सर, इन माई 8th क्लास sir, when the mathematics start getting a bit higher from the 8th class, sir, my 3-4 friends were not getting the concept of maths, so that was the first time when I taught them, so I feel very satisfied कि I can teach maths, I know maths, and from that day sir I get my choice and hobby in this teaching maths. जिस किसी को भी आपने ट्यूशन पढ़ाया होगा, जी सर, आपने उसकी किताबें देखी होंगी और आप फेमिलियर भी हैं एनसीईआरटी की बुक से, जी सर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन both books, NCERT and the book which are applicable in private college or school? Sir, the basic difference which I saw in the NCERT books and the private publication books, sir, if we read the NCERT content, sir, it's a very reliable. A student can just by reading the lines in the books, whichever the lines given in the book, in the chapter, they can imagine by their self that what they are going to read is how meaningful for them, it is how much profitable for them, it is how much connected to their life, because NCERT has written as books in very simple language by quoting their day-to-day daily lives example. So when students will read that, they will find it very easy, and they can understand the concept by their own self. But when we go in private publication books, I have seen that there are a lot of matter. They have written in very prescribed form. They use so much formulas and questions, so that sometimes they can be a burden on the student. So this is the basic difference, that the language of KBS is very easy. Language of NCERT is very easy to understand for the student. मैथमेटिक्स पढ़ाते समय क्या क्या समस्याएं कक्षाओं में उत्पन्न होती हैं? प्राय कुछ समस्याओं पर आप प्रकाश डालेंगे? सर, मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त ऐसा हो सकता है कि अगर कभी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसमें बच्चे को रुचि नहीं आ रही, तो इसके लिए बोझिल हो सकता है और वह अपना फोकस सब्जेक्ट से खो सकता है। तो इसलिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पढ़ाते वक्त हर बच्चे को कनेक्ट करके रखना सब्जेक्ट से, कि वो अपना फोकस ना खोएं। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि सर बच्चा कठिनाई महसूस कर सकता है टॉपिक को समझने में, लेकिन वो झिझक वक्त वो मुझसे पूछ नहीं रहा है कि मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा सर, क्योंकि क्लास बड़ी होती है, बच्चे थोड़ा झिझकते हैं कि अगर हम पूछेंगे कहीं मेरे दोस्त हंस ना दें। तो इससे भी मुझे उनको सहज कराना होगा कि वो मुझसे किसी भी प्रकार का प्रश्न कभी भी पूछ सकते हैं और मैं उसका उनके तत्काल उत्तर दूंगा। माना कि आप एरिया चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जी सर, पढ़ा लिया, एरिया चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो आप फिर उसके बाद किसी बच्चे से पूछते हैं कि एरिया किसे कहते हैं, और बच्चा जवाब में दे देता है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज कॉल्ड एरिया, तो क्या करेंगे आप? क्या लगता है इस उत्तर को किस नजरिए से देखना चाहिए? क्या ये सही? सर, अगर वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ बता रहा है तो इसका मतलब है कि उसने लेंथ का जो एरिया का फॉर्मूला उसे जान लिया है। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि फॉर्मूला उसने सही बताया है, फिर मैं ये जरूर चेक करने का प्रयास करूंगा एक उदाहरण से, या मैं उसे कहूंगा कि तुम समझाओ कि ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ आया कैसे है। तो मैं उसका कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करूंगा, उसने कॉन्सेप्ट को समझा है कि नहीं, कि ये फॉर्मूला कैसे आया। मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या लेंथ इनटू ब्रेड्थ बता देने से एरिया का कॉन्सेप्ट बच्चा जान गया है या नहीं? नहीं सर, अभी एक बार उससे मैं उदाहरण स्वरूप या उसे व्याख्या करने के लिए कहूँगा कि आप ये कैसे समझते हैं कि ये एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, ये जानने का मैं एक बार प्रयास करूँगा उससे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके सब्जेक्ट में है, आपके सिलेबस में है? जी सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच there are terms in progression which follow a certain pattern, where leaving the first term, all other terms are produced by adding a constant term continuously. क्या कहते हैं वो कांस्टेंट टर्म? So that constant term is known as common difference. कॉमन डिफरेंस। तो क्या आप इसके
जो इसका दैनिक जीवन में प्रयोग है जी सर। एपी का, जी सर। कोई एक आध एग्जाम्पल दीजिए जिससे हम जाने कि समांतर श्रेणी का दैनिक जीवन में बच्चा कुछ प्रयोग कर पाएगा। जी सर। सर जैसे कि एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि आप किसी बच्चे की छात्रवृत्ति के ऊपर हम उदाहरण दे सकते हैं कि एक बच्चे को 500 रुपये छात्रवृत्ति मिल रही है और हर महीने उसमें 50 रुपये का इजाफा होगा जी। तो अगर पहले महीने में उसे 500 रुपये की स्कॉलरशिप मिली है, अगले महीने में वो 550 की हो जाएगी, उसके अगले महीने में 600 की हो जाएगी, तो इस तरह 50-50 बढ़ते जाएगा। तो 50 हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा और बच्चा कैलकुलेट कर पाएगा, बच्चा कैलकुलेट कर पाएगा हम कितना पा जाएंगे। हाँ, कितना पा सकते हैं वो इस तरह से अर्थमेटिक। दो शेप्स का अगर शेप और साइज दोनों बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, और अगर सिर्फ शेप बराबर है तो वो सिमिलर होगा। आपको क्या लगता है ये दो फोन हमारे साथ में हैं, क्या ये सिमिलर हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट? ये दो फोन हैं, लगभग में बता सकते हैं आप कि क्या ये सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट? सर पहले हम इसका साइज शेप देखते हैं, तो शेप दोनों के सेम दिख रहे हैं तो ये सिमिलर हैं। फिर हम इन्हें सुपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, अगर एक मोबाइल दूसरे के ऊपर पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा जी सर, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। कॉन्ग्रुएंट। थैंक यू, वेरी गुड। ओके आशुतोष जी, यस नई शिक्षा नीति के एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट दोनों बताइए। Sir, first I come to positive point. Sir, the way it is designed, it is a very good concept to be introduced in our school because it talk about the holistic development. It talk about so many changes which our system needed also nowadays because it give much preference to professionalism. Whatever a student may try to become, they can select it now. It was not, now it has changed the dimension that you have not to go through the fixed performer, that everybody has to go through the same education pattern. So this is the biggest advantage or biggest profit which we are going to get from the NEP. Okay, very good. Yes sir. And a little bit disadvantage which we can say that if we see its wider dimension, so it can be a challengeful scenario that whether it can be implemented perfectly or not. This could be a challenge, whether the management of different states and different authorities can get its aim to perfection. So it could be a challenging situation because it's a very diverse structure. So that could be we can see in future if it can be implemented nicely or not. Okay, thank you. You can. Thank you very much. Thank you sir. Now relax. अब आपकी कुछ कमियों को हम बता दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसी कमी पर आ जाते हैं जो लास्ट आपने आंसर बताया कि गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम की कमी को बताना ही नहीं है। ये सर इसलिए हम कहेंगे इट कैन बी लिटिल बिट आपने यूज किया है, हमने भी इसलिए हम कहें कि बट आप इजी वे में ऐसा भी कह सकते हैं कि उनकी कमियों को देखना या बताना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है, क्योंकि जो कमेटी बनती है उस कमेटी में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है, वो पूरी कमेटी बनती है, 10-11 लोगों की कमेटी बनती है और वो सभी लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, हाईली पोस्ट पर होते हैं। अब 10, 11, 12, 13 जितने भी कमेटी में हैं सब, आपने अगर एक भी पॉइंट बताया दैट मीन्स आपने सबके ऊपर उंगली उठा दी कि उन सभी लोगों के अंदर कमियां थी जिन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो आपको गवर्नमेंट स्कीम में कभी भी कमी नहीं निकालनी है। मैंने इसके पहले आपके पहले भी लोगों से बताया कि हमें एज ए कटप्पा, बाहुबली के कटप्पा के रूप में ही इंटरव्यू देना। कटप्पा जानता था अच्छी तरह कि क्या कि वो जो महारानी है वो गलत डिसीजन दे रही है, बट फिर भी उनकी बात को उसने काटा नहीं। तो हमें भी गवर्नमेंट की बात को काटना नहीं है किसी भी हाल, किसी भी कीमत पर, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मेरे ख्याल से जब आप एंट्री किए तमाम सारी बातें हुई, स्टार्टिंग कहीं न कहीं माइनस में गया है। और एक्चुअली होता ही है ना, स्टार्टिंग माइनस में जाने का रीज़न क्या है? स्टार्टिंग कहीं भी, अगर आप कहीं भी स्पीच भी शुरू कर रहे हो, ऑडियंस ज़्यादा है, मान लीजिए 50,000, 60,000, 1 लाख ऑडियंस है, उनके बीच में आपको स्पीच देना है, स्टार्टिंग ही प्रॉब्लम करता है। और जहां आपने एक लाइन बोल ले गए उसके बाद से वो झिझक और वो तमाम चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। सिर्फ एक लाइन बोलने वाली बात होती है।
तो पहली चीज़ तो ये है कि ये सिर्फ आपकी ही कमी नहीं है स्टार्टिंग वाली, वो सबकी कमियां आती हैं। क्या गड़बड़ थी? थोड़ा सा घबराहट थी, नर्वसनेस, और वो मैं वही कहने जा रहा था कि ये बिकॉज ऑफ कैमरा। अच्छा, इसीलिए मैं कैमरे को रख करके इंटरव्यू करवाता नहीं हूँ। बेसिक रीजन यही है कि यूट्यूब पे बाद में जाए, पहले हमारे बच्चों का भला तो हो, बाद में फिर यूट्यूब देख लिया जाएगा। तो वो बिकॉज ऑफ कैमरा पहला रीजन था। दूसरा रीजन, इसके पहले जब हमने इंटरव्यू लिया था उसमें हमने जो आपसे बात कही थी कि दिमाग पर एक बात और भी पीछे से घूमती रहनी चाहिए कि कोई भी पॉइंट ऐसा ना बोला जाए अपने इंट्रोडक्शन में या कहीं भी कि उससे फिर से क्वेश्चन जनरेट हो जाए, उसका आंसर हम ना दे पाए, वो नेगेटिव में आ जाएगा। इधर से कोई नया क्वेश्चन पुटअप हो रहा है और यदि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप सॉरी बोल करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो नेगेटिव में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में 100% मैं फिर कह रहा हूँ कोई नहीं होता है। ठीक है, तो वो नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा। लेकिन जो आप शब्द अपने में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जवाब यदि आप नहीं दे रहे हैं तो वो नेगेटिव पॉइंट होगा। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो बात भी स्टार्टिंग में चल रही थी। और दूसरा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर कैमरा, इस वजह से थोड़ा सा नर्वसनेस थी। तो उसको अदरवाइज आप मत लीजिए, क्योंकि पहली बार आपने जो इंटरव्यू दिया था उसमें नर्वसनेस नहीं थी, उसमें दूसरा पॉइंट, दूसरी कमियां नजर आई थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आप में अभी भी सुधार नहीं हुआ, वो यही सुधार जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन को पूरा सुनना है ध्यान से। सर ने लेंथ इनटू ब्रेथ वाला जो क्वेश्चन पुटअप किया था, तो बीच में फिर से सर कुछ पूछना चाह रहे थे उसी पॉइंट पर, और आप आंसर देते चले गए। जैसे ही कोई बीच में क्वेश्चन पूछना चाहता है आपको स्टॉप हो जाना है। क्वेश्चन को तो ध्यान से सुनना ही सुनना है, बट यदि बीच में भी यदि कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो आपको स्टॉप हो जाना है। पहले उसकी बात को ध्यान से सुनिए और पुनः फिर अपने आंसर पे आइए। क्लियर? सर अपने आंसर में हम स्टार्टिंग में सर बोल रहे हैं, ठीक है सर? हाँ, ये बहुत अच्छा। ये अभी मैंने अच्छाई को बताना नहीं शुरू किया। मेरा देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, क्या है ना कि हम यदि आपके सब्जेक्ट को तौलें, है ना, कि आपका ये विषय कमजोर है, ये विषय मजबूत है, तो वो मेरे ख्याल से फिर वो डेमो इंटरव्यू का रहा। हाँ, सही बात है सर। इंटरव्यू में हम सब्जेक्ट क्यों तोड़ेंगे? सही बात है सर। बेसिक चीजें डेमो इंटरव्यू में तो ये होनी चाहिए ना कि हम आपकी बेसिक जो कमियां निकल के आ रही हैं हम उनको बताएं और उनको दूर करें। अगर हम कमियों को नहीं बताएंगे तो हम आप दूर कैसे करेंगे? सही बात है सर। तो अच्छाइयों को ये बताएंगे, अभी मैं अभी कमियों को बता रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड वगैरह अगर कोई कभी भी बोले जरा थैंक यू बोल दिया करिए। जितना थैंक यू बोलेंगे हम लोग खुश होंगे ना। अभी आपको ही कोई थैंक यू बोलेगा, आप खुश नहीं होंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना, एक छोटे से बच्चे को भी आप थैंक यू बोलेंगे तो वो भी खुश हो जाएगा, है ना। तो थैंक यू बोलने में तो कोई हमारा जाता भी नहीं है, पैसा भी नहीं लगना है, कुछ नहीं करना है, बस थैंक यू बोलते रहिए, उसमें क्या टेंशन है। ठीक है, तो बाकी एज ग्रुप वाला जो है ये सब नॉलेज वाली बात है, वो सब अपना आप देख लीजिएगा। एज ग्रुप वाला जो नई शिक्षा नीति में है ना। और बाकी मैं सब कुछ बता ही चुका हूँ। अब अच्छाइयों के बारे में सर बता देंगे। सबसे पहले तो कैमरा फेस करने में अगर नर्वसनेस आ रही है तो मान के चलिए कैमरा भी व्यक्ति ही, वहाँ पे भी ऐसे ही और भी कुछ हैवी पर्सनालिटी का व्यक्ति बैठा होता है तो देख के ही मन छोटा हो जाता है, लेकिन तो उसको भी एक व्यक्ति ही मानते। तो मैं इसका माइनस पॉइंट ही लूँगा कि आपने शुरुआत में नर्वसनेस जो दिखी वो एक प्रकार से निगेटिविटी ही है। कोई भी आपको अगर इंटरव्यू देते समय इंटरप्ट मतलब कर रहा है तो आप उसको ध्यान इग्नोर, है ना। थोड़ा सर हमको ये हो गया था ना कि हमको इधर देखना है कि इधर इस वजह से ये चीज इसमें देखना है कि कोई बताया नहीं, वहाँ पर कोई बात नहीं। वहाँ पर एक चीज बता दूं, जो भी प्रश्न करेगा बस उसी के आई आपको सिर्फ उसी उसी की तरफ है ना, आई कांटेक्ट तो बिल्कुल। यहाँ नहीं कंफ्यूज, इसमें देखें कि इसमें देखें। दूसरी बात, आपका नाम बहुत अच्छा है आशुतोष। मैंने कहा कि आपका नाम आपकी व्यक्तित्व को दर्शा रहा है, अगर मान लीजिए, तो आप इसको कक्षा में कैसे प्रयोग करेंगे। तो आपने इसका कुछ सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं दिया। हालांकि जो आपने उत्तर दिया वो मोटा तौर पर ठीक था, मगर उसका उत्तर और बेस्ट हो सकता था जब आप कहते कि सर आशुतोष मतलब सदैव प्रसन्न रहने वाला, और टीचर का ये सबसे अच्छा गुण होना चाहिए कि दिखने में वो हमेशा क्या रखे,
एकदम जॉयफुल नेचर का रहे कि बच्चे उससे पूछने में, हम कहें आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि अगर मेरे अंदर ये व्यक्तित्व है तो बच्चा हमसे कभी किसी प्रश्न को पूछने में झिझक नहीं करेगा। हम एज अ फ्रेंड उसको पढ़ा सकते हैं, जो कि नई शिक्षा नीति, एनसीएफ सबकी मांग होती है कि आप टीचर जो बन के ना पढ़ाइए, आप टीचर एक तरह से सपोर्टर है, मार्गदर्शक है, और उसकी सबसे खूबी यही है कि वो सदैव प्रसन्न रहे। बच्चा गलत भी बोल रहा है, गलत भी कर रहा है, बड़े प्यार से समझाए, उसके अंदर भय या दमनात्मक अनुशासन जैसा कोई भाव ना आए। तो ये आपका नाम ऐसा था कि इसको आप सच में अगर ये कैरेक्टर आपके अंदर है, ये व्यक्तित्व है, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको कक्षा में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी गणित पढ़ाने में जैसे आपसे पूछा गया क्या अनुभव है आपका, तो प्रयास ये कीजिए कि आप अनुभव दिखाइए, ठीक है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमने कंटिन्यू जारी रखा और इसलिए मैं नहीं करवाया। ये इससे और पॉजिटिव होगा ये जवाब देना कि सर मैंने तैयारी भी जारी रखी और इसके अतिरिक्त हमने पर्याप्त अनुभव भी लिया है। गणित पढ़ाने का तो विशेष अनुभव है हमें। ठीक। मैंने कई बार अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाया है, अपने भाई भतीजों को पढ़ाया है। छोटे भाई बहन का बताइए ना। अपने इसके अलावा हमने और भी ट्यूशंस वगैरह भी लिए हैं, एक आध बार कोचिंग, और एक आध 2 महीने के लिए हमने प्राइवेट जॉब में भी पढ़ाया। बहुत अच्छी बात है। क्या करेंगे, ज्यादा पूछेंगे क्यों छोड़ दिया, बहुत से रीजन है, आप बना सकते हैं, ठीक है। अनुभव बहुत ही मायने रखता है कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, है ना, आप बच्चों से पहले से फैमिलियर हैं, गणित में आने वाली समस्याओं से अवेयर हैं, और इसीलिए मैंने पूछा कि गणित पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो जाहिर सी बात है गणित पढ़ाने में विशेष का समस्या है, बच्चे इसको बोझिल समझते हैं, दिक्कत होती है, रटना शुरू करते हैं, कैलकुलेटिव समझते हैं। आपका आंसर वहां पे बेस्ट था, है ना। बस गणित पढ़ाने में जो समस्याएं थी, बात मैं इवैल्यूएशन पे करना चाह रहा था कि जब अगर बच्चे से आप एरिया पढ़ाने के बाद पूछें कि एरिया किसे कहते हैं, और प्राय अभी भी कक्षाओं में हम पढ़ाते हैं एरिया किसे कहते हैं, लोग बोल देते हैं लंबाई में चौड़ाई में एरिया। इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं है, उसमें रटा है, ये रोटिंग प्रोसेस है ना। और रोट लर्निंग आप जान ही रहे हैं, खराब है। आप ये मानेंगे कि हमने कहा आप इवैल्यूएशन करिए, तो आप इवैल्यूएशन में ये बताएंगे, इवैल्यूएशन दोनों का एक साथ होता है। बच्चे का इवैल्यूएशन मतलब टीचर का इवैल्यूएशन। अगर आपने एरिया पढ़ाया मन से और फिर भी बच्चा लंबाई बड़े चौड़ाई बता रहा है, इसका मतलब कि उस बच्चे में जो कमी रही आप में भी कहीं न कहीं आपके टीचिंग प्रोसेस में कमी रही। तो आपको ये बोलना था कि हम अपने मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमारी शिक्षण विधियां में कुछ कमियां रही होंगी जिसके कारण बच्चा जो है सही से कन्वे नहीं हो पाया उसके पास कि एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो हम इवैल्यूएट ये करेंगे कि बच्चे को पहले तो कॉन्सेप्ट देंगे, साथ ही साथ आपने कहीं अपने आप को इवैल्यूएट ही नहीं किया, आप केवल बच्चे पे ही रह गए कि नहीं हम उससे जानने का प्रयास करेंगे, पता नहीं बता पाएगा नहीं। साथ में आप ये भी बोलिए कि सर इसमें मेरी भी कमी रही होगी कि हमने कन्वे नहीं किया, सही से नहीं किया। हम अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज करेंगे, अपनी टीचिंग फिलॉसफी को चेंज करेंगे, नई शिक्षण विधियां और भी क्रिएटिव थिंकिंग के साथ, अनदर एक्टिविटीज के साथ बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ के एकदम अनुभव करा देंगे कि एरिया क्या है, ताकि बच्चा बाद में लंबाई पे चौड़ाई न बोले कि हाँ आयत का लंबाई चौड़ाई होता है, मगर अन्य अलग अलग शेप के अलग अलग होते हैं। फिलहाल एरिया सिंपल सी बात है, कितना स्थान घेर रहा है वो ये बच्चा तभी बोलेगा जब आप उसके साथ आशुतोष प्रवृत्ति के साथ पढ़ाएंगे, ठीक। बाकी अच्छा रहा, हमेशा की तरह आप सब्जेक्ट नॉलेज में बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ ओके रहा, और थोड़ा सा लय आने के बाद तो फ्लुएंट हो गए थे आप। तो हम लोगों को मजा भी आने लगा कॉलेज में आप। बहुत अच्छा है, ओके ठीक है, ओके धन्यवाद। काफी लेट हो गया।